Good evening, class. So, how are you all? As you all know that we have started with the chapter Nazism and the rise of Hitler, in which we have already covered the first topic, that was how the World War One began, right? How Germany initially was gaining the power, but as the USA entered, the Germany also lost the war, and the Allied power won, है ना? And then we've also seen how the Weimar Republic was formed. After the formation of republic and after when the Germany lost the power, then just a second takes हाँ, और जब उसके बाद वो अपनी पूरी पूरी पावर हार चुके थे, तब उसके बाद एक वर्साइल ट्रीटी फॉर्म हुई थी, है ना? इफ यू रिमेम्बर, वन वर्साइल ट्रीटी वाज फॉर्म, सॉरी, वन मीटिंग वाज हेल्ड एट वर्साइल, जिसको बोला गया था वर्साइल पीस ट्रीटी, which was an agreement, you can say, between allies and Germany, and which took place on 28 जून 1919. ठीक है, अब ये जो ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन द अलाइज एंड जर्मनी, इट वाज वेरी वेरी ह्यूमिलेटिंग एंड हार्श फॉर द जर्मनी. Now usually the question will come, why it was very harsh and humiliating for the Germany. So there are few points you have to keep in mind. Look, here it is. Peace treaty at Versailles was harsh and humiliating, right? क्यों हार्श थी? बिकॉज जर्मनी लॉस्ट ओवरसीज कॉलोनी. सो जर्मनी की जो ओवरसीज कॉलोनीज थी, कॉलोनीज का मतलब समझते हो, एक टाइम पे जैसे इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, तो ऐसी जर्मनी ने बहुत जगह पे अपने कॉलोनीज फॉर्म करी हुई थी. तो जितनी भी जर्मनी की ओवरसीज कॉलोनीज थी उसको वो लॉस्ट कर, वो उनको उनके हाथों में खोना पड़ा. मीन्स अब वो उनकी कॉलोनी नहीं रही. 1/10 of population was lost. 13% of territory. सोचो, अपनी टेरिटरी 13%. 75% of iron. 26% of coal. किसको देना पड़ा? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथोनिया. ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट ओनली, दैट वाई द ट्रीटी वॉज वेरी हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग. वाई इट वॉज वेरी हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग? बिकॉज जर्मनी लॉस्ट ओवरसीज कॉलोनीज, 1/10 of population, 13% of territory, 17% of iron, 26% of coal to France, Poland, Denmark and Lithuania. And just remember one thing, that you have to very careful writing the percentage. Don't do it up and down. 13% of territory, 75% of iron and 26% of coal to France, Poland, Denmark and Lithuania. ये तो फर्स्ट पॉइंट था, सारा उन्होंने लूज कर दिया उनके हाथ पे. और क्यों हार्श थी? और हार्श थी बिकॉज जर्मनी हैव टू डीमिलिटराइज. उनकी जो मिलिट्री थी वो पूरी उनसे ले ली गई थी. ठीक है, जर्मनी हैज़ टू, जो अलाइड पावर थे उन्होंने डीमिलिटराइज कर दिया जर्मनी को, ताकि वो उसकी पावर को वीकेन कर सके. ठीक है, अलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर. नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर एंड डैमेजेस टू अलाइड पावर. और अलाइड पावर ने ये बोला कि जो ये वॉर हुआ, जिसमें जो डैमेजेस हुए, जो हमारे खर्चे हुए, इन सब का एक ही कसूरवार है, एक ही रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज हु? दैट इज द जर्मनी. और इस चीज़ के लिए दे वर फोर्स्ड टू पे द कंपनसेशन ऑफ यूरो 6 बिलियन. गेटिंग? दे वर फोर्स्ड टू पे द कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन पाउंड्स. उनको, जर्मनी को इतना पैसा उनको फिर देना भी पड़ा. देन इतना ही था, इट वॉज वेरी ह्यूमिलेटिंग. और भी सब पॉइंट्स है. और पॉइंट्स क्या है? जो राइनलैंड, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, उनका रिच रिसोर्स है ना, जो उनका रिच रिसोर्स लैंड था जर्मनी का, जो वहाँ पे सारे रिसोर्सेज थे, वो लैंड भी अलाइज ने ऑक्यूपाई कर लिया 1920s में. एंड देन बहुत से लोगों ने, द मेनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वेमार रिपब्लिक जो फॉर्म हुआ था, रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट दे डिस्ग्रेस एट द वर्साइल्स. उनको बहुत ही बुरा लगा जो वहाँ पे हुआ था. पहले तो वॉर में हारे, और फिर इनको जो डिस्ग्रेस फील हुई वर्साइल्स में, वो उनको दोनों को अच्छा नहीं लगा. सो दिस वर द फ्यू पॉइंट दैट वाई दिस ट्रीटी, द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल, वॉज वेरी हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग फॉर जर्मनी. ठीक है, देन नेक्स्ट वन. इसके बाद और क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखो, अब और क्या इम्पैक्ट पड़ता, लेट मी जूम इट. अब जब वो लोग हार गए थे, ठीक है, पूरा का पूरा इन्होंने, इट वॉज इनकी ट्रीटी ऑफ वर्साइल भी साइन हो गई थी, जो पीस ट्रीटी थी बिटवीन अलाइज एंड जर्मनी. वॉर भी हार चुके थे, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा जर्मनी पे? तुम पहले ही पढ़ चुके हो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि जब भी वॉर होते हैं तो उस कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है. तो जो जर्मनी एक टाइम पे क्रेडिटर था, मीन्स उसने पैसा लोगों को दिया हुआ था, अब वो क्या बन गया था? वो डेटर बन गया था. अब उसको लोगों को पैसा देना था.
पहले उसको लोगों से पैसा लेना था, ही वॉज द क्रेडिटर, बाहर दे रखा था, लेना था। अब वो डेटर बन गया, अब उसने लोगों से इतना पैसा लिया था कि अब उसको वापस देना पड़ता। लोगों, यहाँ पे लोगों का मतलब क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल। ठीक है, जो वेमार रिपब्लिक था वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्रिपल्ड हो गया था और उसको फोर्स था बहुत ज़्यादा पे करने के लिए कंपनसेशन एंड ऑल। और बाकी जितने भी लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो वहाँ के जो नवंबर क्रिमिनल्स हैं उनको उनको टारगेट कर रहे थे, सॉरी नॉट नवंबर क्रिमिनल्स, वेमार रिपब्लिक को टारगेट कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि जिन लोगों ने उस ट्रीटी पे साइन करा है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे नवंबर क्रिमिनल्स हैं। द पर्सन हु साइन द पीस ट्रीटी, उनको लोगों ने क्या नाम दे दिया, नवंबर क्रिमिनल्स, एंड दे वर इजीली गेटिंग टारगेटेड आफ्टरवर्ड्स। वेमार रिपब्लिक बहुत इजीली टारगेट हुआ था लोगों से कि नहीं ये इन्हीं की गलती है, इन्हीं के चक्कर में सब कुछ हुआ, राइट। एंड द माइंडसेट ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अर्ली 1930s। देन नेक्स्ट व्हाट हैपेंड। अच्छा, अभी हम लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा रशियन रेवोल्यूशन, उसमें ना एक टॉपिक था मेंशेविक एंड बोल्शेविक, अलग अलग ग्रुप्स बनने लगे थे। तो उस टाइम पे ना रशिया में अलग अलग ग्रुप्स और द बोल्शेविक रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। तो वहाँ से लोगों ने एक ना बोलता ना मोटिवेशन टाइप लेके अपने यहाँ पे भी रशिया में भी अलग अलग ग्रुप्स वगैरह, या यहाँ पे देखो नाम है वेमार, अभी शो यू, वेमार द बर्थ ऑफ स्पैट्स स्पैट्सिस लीग, है ना, इसके साथ इन लोगों ने बर्थ किया था और इन लोगों ने भी अपना मूवमेंट शुरू किया था। लेकिन इस टाइम पे इकॉनमी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी वहाँ की, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। आई विल शो यू फ्रॉम दिस वन ओनली नाउ। इकॉनमी इतनी हिट हो चुकी थी, उस वॉर से इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि 1923 में जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आया ना। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर इन्फ्लेशन? देखो, इन्फ्लेशन का मतलब तो होता है जब प्राइसेस के, हर चीज़ का प्राइस किसी कंट्री में राइज होता है, ठीक है, इट्स सिंपल टर्म इन्फ्लेशन। एक होता है डिफ्लेशन जिसमें प्राइसेस मेजरली कम हो जाते हैं, इन्फ्लेशन में हर चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। तो इकॉनमी इतनी ज़्यादा हिट हो चुकी थी उस वर्ल्ड वॉर वन से और इन सब चीज़ों से, इस पीस ट्रीटी से, जो उन लोगों को वॉर कंपनसेशन पे करना पड़ रहा था, कि की जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। कॉजेज क्या थे उसके? लुक एट द फर्स्ट कॉज, लुक एट द फर्स्ट कॉज, दिस वन एवरीवन, रीपेइंग वॉर लोन्स इन गोल्ड। अब सोचो, जो वॉर के लोन्स थे उन्होंने गोल्ड में पे करना शुरू कर दिया, hence no gold was left with them, getting Germany for the war largely on loans, है ना। उसने जर्मनी जितना भी जिसने वॉर फॉट अप किया था वो उसने लोन्स पे फॉट अप किया था, और जो वो लोन था वो उसको किसने पे करना पड़ा? गोल्ड में। एंड दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम रिसोर्सेज वाज स्कार्स, और ख़त्म तो होने थे जब वो उसमें पूरा पूरा उसको पे करेगा, ठीक है। उसके बाद जर्मनी ना रिफ्यूज टू पे समथिंग टू द फ्रांस एंड ऑल। सो फ्रांस ने रिटर्न में क्या करा, उनका जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया था, ठीक है, जो उनका क्या था मेन इंडस्ट्रियल एरिया, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। रूर को, जो उनका मेन इंडस्ट्रियल एरिया था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। अब इन चीज़ों से निकलने के लिए जर्मनी स्टार्टेड ओवर प्रिंटिंग ऑफ इट्स पेपर करेंसी। उसने ओवर प्रिंटिंग शुरू कर दी, पेपर करेंसीज की हद में प्रिंट करना शुरू कर दिया। एंड व्हाट हैपेंड देन, जो आपको सोचो, किसी भी कंट्री की जब ओवर प्रिंटिंग शुरू होती है पेपर करेंसीज की, तो क्या होता है, जो वहाँ की करेंसी होती है उसका रेट कम होता रहता है, ठीक है। तो ये इतना कम हो गया था, आई विल शो यू इफ इट इज हियर ओनली, हाँ अब देखो वो इतना कम हो गया था, इफ़ यू कैन सी इट हेयर। अप्रैल में एक $24 24,000 के इक्वल था, अप्रैल में। वही दिसंबर में आते आते 1 ट्रिलियन के इक्वल हो गया था, गेटिंग। देखो अप्रैल में था $1 और वही दिसंबर में आते आते 2 ट्रिलियन के इक्वल हो गया था। इट्स गिवन इन योर बुक ऑल्सो। इन अप्रैल द $US वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क। मार्क इज द करेंसी ऑफ जर्मन। जुलाई में वही हो गया 3,53,000 मार्क। अगस्त में वही हो गया 46,21,000, और करते करते वो दिसंबर तक पहुंच गया इनटू 2 ट्रिलियन। मतलब इतनी ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था वहाँ पे कि एवरीथिंग वाज कमिंग टू लॉस्ट इन द जर्मनी, ठीक है। सो जर्मनी वाज लाइक इन सिचुएशन ऑफ फुली ओवर ओ हाइपर इन्फ्लेशन। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब उनको लगा कि इवेंचुअली अमेरिकन जो पहले इनके अपोज में थे, अमेरिकन ने इंटरवेन करा और जर्मनी को इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए डॉस प्लान, कैन यू ऑल सी हियर, डॉस प्लान, डॉस प्लान को इशू करा, ठीक है। डॉस प्लान को इशू करा विच रिवोक द टर्म्स ऑफ रिपारेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मन्स। उनसे रिलीज करा फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मन्स, गेटिंग। दिस वाज सम पॉइंट्स कि हाउ
economy of German failed and why the hyperinflation took place in Germany. ठीक है, this was the one point, hyperinflation in 1923. Just do remember the date also. It was not only this. अभी तुम सोचोगे तो हिटलर का राइज ही नहीं हुआ, अभी खत्म थोड़ी ना हो गया. Now coming to the next. अभी तो सिर्फ हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी, अभी हमारे यहाँ पे ग्रेट ईयर्स ऑफ डिप्रेशन जर्मनी के आने के बाकी हैं. लुक व्हाट हैपेंड. 1924 से 1928 तक there was the year of stability. Okay, German was saw some years of stability. Okay, everything was went nicely. German investment and industrial recovery were totally dependent on short-term loans and largely from the USA. So the Germany was quite dependent on USA at that time. जो उनके इन्वेस्टमेंट थे, जो इंडस्ट्री की रिकवरी हो रही थी, वो नॉर्मली यूएसए से और उनके शॉर्ट टर्म लोन्स पे डिपेंडेंट थी. बट ऐसा क्या हुआ, ऐसा ये हुआ था क्योंकि जो ये सपोर्ट था यूएसए का, ये हट गया था 1929 में, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो बहुत बड़ी एक्सचेंज कंपनी थी हमारी कहाँ की, यूएसए की ही, क्रैश्ड डाउन. ठीक है, क्रैश्ड इन 1929. जब वो पूरा का पूरा मतलब क्रैश हो गया, कोलैप्स हो गया, तो उसमें क्या था कि सारे जो प्राइजेस थे वो एक दिन में ऐसे गिरे उस स्टॉक एक्सचेंज के कि 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड. गेटिंग fearing a fall in price, people made frantic efforts to sell their shares. On one single day, 24th October 1929, 13 million shares were sold, and this was the start of Great Economic Depression. ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 3 years 1929 से 32 तक नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ. मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ इस स्टॉक एक्सचेंज के क्रैश होने से कि अगले 3 सालों में जो उनकी नेशनल इनकम थी, नेशनल इनकम क्या होती है बेटा, जिसमें हम लोग सारी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हैं. ठीक है, इन विच इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर. तो वो नेशनल इनकम थी, हम लोग इंडिया की भी बात करते हैं, आपने सुना होगा न्यूज़ में नेशनल इनकम, हमारे इंडिया की नेशनल इनकम. तो वो जो यूएसए की थी उस क्रैश के चक्कर में 3 साल में बिल्कुल हाफ हो गई. ये ही नहीं, फैक्ट्रीज, आगे भी देखो लिखा है फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रीज पूरी की पूरी बंद हो गई थी. ठीक है, जो एक्सपोर्ट्स थे वो बिल्कुल नीचे आ गए थे. फार्मर्स हिट, एक्सपोर्ट्स फेल. स्पेकुलेटर्स, देखो स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो हमेशा ना सामान को खरीदते हैं उस मोटिव से कि जब प्राइस बढ़ेगा तो उसको वो बेच सकते हैं. ठीक है, सो स्पेकुलेटर्स टुक मनी ऑफ द मार्केट. अब स्पेकुलेटर्स को तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा ही उस पर अर्न करते हैं कि आज स्टॉक कर लो, कल को जब बिकेगा तो उसको बेच के पैसे अर्न करेंगे. सो व्हेन द स्पेकुलेटर्स टुक ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट, इट वाज टोटली हिट. ठीक है, it was totally hit by there. So it was how it was affecting. अब तुम सोचो कि ये जो क्रैश हुआ था ये तो अमेरिका में हुआ था, so how Germany will be hit. जर्मनी क्यों कैसे हिट हुआ, जर्मनी को तो हिट होना ही था. यू विल स्पीक हाउ. जर्मनी को हिट ऐसे होता बिकॉज जर्मनी जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, थी जर्मनी डिपेंडेंट ओवर द यूएसए ओनली. यूएसए पे डिपेंडेंट थी लोन्स वगैरह से. अब जब वही पूरे के पूरे स्पॉइल अप हो जाएंगे, उनके यहाँ पूरे सब कुछ फेल हो चुका है, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है, तो वो अपनी हेल्प नहीं कर पाएंगे, जर्मनी की हेल्प कहाँ से करेंगे. तो उस टाइम पे जो इफेक्ट्स थे जर्मनी में वो देखो क्या थे. जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था. कैन यू सी द फर्स्ट पॉइंट, द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फेल्स इन जर्मनी. पीपल लॉस्ट देयर जॉब और वर्कड फॉर वेरी 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 लो वेजेस. मतलब ये तो लोगों का जॉब नहीं थी, ये लोग किसी भी दाम पे काम करने के राजी थे. एंड ड्यू टू विच अनएम्प्लॉयमेंट वॉज टू हाई. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है व्हेन पीपल्स आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट. सो वहाँ पे क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट 6 मिलियन तक बढ़ चुकी थी. और सबसे बड़ा मेजर फैक्टर क्या है, किसी भी कंट्री में अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वहाँ पे क्राइम रेट बढ़ता ही बढ़ता है. आप लोग पढ़ोगे अपने इकोनॉमिक्स में भी, ये चैप्टर है पूरा, उसका फिर एक मेन उसका एक मेन रो निकल जाता है दिस आउटकम ऑफ क्राइम. तो वहाँ पे जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो वहाँ पे जर्मनी में क्या हो गया, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया. ठीक है, क्राइम रेट के बाद जो वैल्यू थी उनकी सेविंग्स की, वैल्यू ऑफ दिस सेविंग्स ऑल्सो गॉट डिक्रीज. मैनी बिजनेसेस गॉट शट डाउन, बहुत सारे बिजनेस थे विच शट डाउन. ठीक है, प्राइजेस ऑफ द क्रॉप्स ऑल्सो गॉट डिक्रीज. तो जो प्राइजेस थे क्रॉप्स के वो भी डिक्रीज हो गए, बिजनेस ख़त्म हो गया, सेविंग्स नहीं बची, क्राइम रेट बढ़ गया.
तो सारा इफेक्ट कहाँ एक्चुअली में कहाँ पड़ने लगा, जर्मनी के ऊपर। गेटिंग माई पॉइंट। सो जो पॉलिटिकली टूटा, जो वेमर रिपब्लिक भी था वो भी फ्रेजाइल था, कहीं ना कहीं उसको भी टूटना ही था। तो जो इकॉनमी थी वो पूरी पूरी अनस्टेबल हो गई थी। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट भी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी जो इन चीज़ों को हैंडल कर पाती। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे जो मेनली होता है ना वनरेबल, तो वो क्या होता है, डिक्टेटरशिप को भी राइज रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, राइज हुआ था डिक्टेटर का। ठीक है, डिफेक्ट्स आने लगे थे, ठीक है ना, वेमर रिपब्लिक में। एंड विद इन अ शॉर्ट लाइफ द वेमर रिपब्लिक सॉ 28 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग एंड इट गेव राइज टू द डिक्टेटरशिप, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गेव राइज टू द हिटलर, कैसे हिटलर का राइज हुआ, तो वो यहाँ से आपका आएगा। ठीक है, दिस वाज द वे हाउ हिटलर राइज टू द पावर। just a second, let me open. So this was the way how Hitler rise to the power, कि कैसे जर्मन में हिटलर की राइज हुआ, जब इकॉनमी पूरी पूरी वो हो चुकी थी, बिल्कुल डिप्रेशन आ चुका था, पीपल्स वर अनएबल टू मैनेज, सो इट गेव राइज टू द हिटलर। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक किसी को आई होप डाउट नहीं होगा। We have to start with the next, but you first of all look this video till here, and if you have any sort of doubt, just leave the your doubt section in the comments below. I would be solving everyone doubt individually. Okay, and once your doubt till here are over, then we will be starting with the Hitler rise to power. Okay everyone, thank you.